हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, भोगफलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणा। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने भोगफलन के बारे में चर्चा कर ली थी। अब हम आगे जो कर रहे थे, बचत फलन की चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा मैंने आपको एक समीकरण बताई थी। उस समीकरण को हम एक बार फिर चर्चा करते हैं। उसके बाद देखो, उससे पहले हम बात करते हैं। देखो, हमने बात की थी जो उपभोग होता है, उपभोग वो किस पर डिपेंड, फलन किसका होता है, प्रोज्याय का। इसकी हमने चर्चा की थी। उपभोग की जो हमने बात की थी, स्वायत्त उपभोग और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और आय, ये दो समीकरण हमने पढ़ी थी। ठीक है? उसके बाद हमने एक बात की थी, जो आय होती है, इनकम होती है, वो या तो उपभोग होती है, बचत होती है, दोनों का योग होती है, वो आय के बराबर होती है। उपभोग और बचत के दोनों के योग के बराबर होती है, आय होती है। अब हम बात कर रहे हैं बचत फलन की। किसकी बात कर रहे हैं? बचत की। तो बचत हम कैसे निकाल सकते हैं? उपभोग में से, आय में से उपभोग को घटाने से हमें क्या प्राप्त हो जाती है? बचत प्राप्त हो जाती है। उपभोग में से मतलब आय में से उपभोग को घटा लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बचत मिल जाएगी। ये इसकी इसी बात की हमने चर्चा की थी ना। ठीक है, चलो हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, वो ये कहता है, हमारे पास समीकरण है y बराबर सी प्लस एस, निकालनी है हमें बचत फलन। तो वो ये कहता है कि जो आपकी जो ये समीकरण है, जो आपको ये समीकरण दी गई है, इसमें आपको क्या करना है? इस समीकरण को रखना है। इसमें इस समीकरण को यहाँ रखना है, यानी c का मान आपके पास क्या है? a प्लस बी वाई डी। इसका मतलब स्वायत्त उपभोग, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और जो आपकी प्रोज्याय है। तो y बराबर c का पूरा मान लिख देंगे, a प्लस बी वाई प्लस बचत आपके पास s है ही। यानी हमने क्या करना है, इस मान लेते हैं ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। तो पहली समीकरण में दूसरी समीकरण का मान रखने पर, यानी हम इसको मान में रख देते हैं, तो y की संख्या y के पास ले आते हैं। और ध्यान रखना, जब आपने 9th और 10th में किया था, जब इसको क्रॉस किया जाता है तो निशान बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इसको इधर लाए तो ये प्लस का है, इधर आ क्या आएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर में a प्लस एस आपके पास है ही। अब ये सिर्फ क्या रखनी है? बचत को रखना है, तो a को इधर और ले आएंगे। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉमन क्या लगे, इसको हल, देखो ये तो गणितीय रूप है, इस चीज को हम हल कर चुके हैं 9th और 10th में। इसको हम हल कर चुके हैं, कैसे हल होते हैं ये। तो इसका हम एक कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन है, तो अंदर यहाँ एक बचा, माइनस यहाँ क्या बचा? b बचा, बराबर a प्लस एस। ठीक है, अब इसको हम इधर और ले आते हैं, क्योंकि हमें बचत की बात कर रहे हैं। तो ये प्लस का है, इधर आ क्या हो जाएगा? माइनस का, तो यानी माइनस a प्लस वाई, एक माइनस बी बराबर एस, यानी बचत। बस ये आपकी समीकरण है, ये आपकी क्या है? समीकरण है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। ठीक है, या आप इसको ऐसे रख दो, पहले ऐसे कर दो आप, यानी एस को इधर ले आओ और माइनस ए। ऐसे तो हम देखो दोनों संख्याओं को एक साथ बदली जा सकती है, निशान चेंज नहीं होंगे फिर। तो यानी एक ही बात है, ये आपकी समीकरण है। अब हम इसको एक और अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो बचत होती है वो y माइनस सी होती है। ये भी एक समीकरण होती है ना। जो बचत होती है वो क्या होती है? y माइनस सी होती है, कुछ भी नहीं होता, ये सब कुछ होता है। अब आगे करते हैं हल। तो y माइनस सी हमारे पास क्या है? a प्लस बी वाई डी है, यानी बी वाई है, इतना ही कर लो। ठीक है, अब s बराबर, अब y कॉमन आ गया इसके अंदर, इसको इकट्ठा कर लो पहले, a प्लस बी वाई, यानी इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का बी वाई हो जाएगा, और माइनस a। इसमें कॉमन क्या है आपके पास? y। कॉमन क्या है? y। तो एक माइनस b और माइनस a, यानी इसके आधार पर आप ये भी कर सकते हो, एक ही बात है। इसके आधार पर आप ऐसे इस समीकरण के द्वारा भी निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ c का मान रखना है, y की संख्या इधर उधर करके प्लस माइनस करना है। वैसे आपके ये ऐसा कोई एग्जाम में आएगा, वो आगे हम सवाल करेंगे, मेन तो वो आएगा। ये तो आपको सिर्फ ये परिभाषित किया गया है कि बचत कैसे निकलती है, किस प्रकार हम बचत फलन को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, जो आपके पास c प्लस एस है, इसके अंदर c का मान रख देंगे,
वाई की संख्या वाई के पास ले आएंगे, एक वाई कॉमन आ जाएगा, एक माइनस बी इधर बचेगा, इधर ए प्लस एस है तो ए को इधर ले आएंगे तो प्लस का इधर आगे माइनस ए हो जाएगा। बस ये याद कर लो, बिल्कुल सिंपल है, ये हम 2-3 बार कर भी चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बचत की औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति की। बचत की औसत प्रवृत्ति कोई वो ए पी सी था, ये ए पी एस हो जाएगा, क्योंकि देखो हमने पढ़ा था औसत, पढ़ा था ना औसत भोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यहाँ पर पढ़ोगे आप औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी ई देखो यहाँ वहाँ तो पढ़ा था एपीसी और एमपीसी, यहाँ पढ़ोगे आप एपीएस यानी बचत की औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी एनपीएस। बात एक ही है, वो तो सूत्र तो सेम ही लगेगा, क्योंकि औसत का वही सूत्र होता है, कुल को कुल से भाग देना है। सीमांत का वही सूत्र होता है, परिवर्तन देखना है, परिवर्तन को भाग देना है। जैसे हमने उपभोग में निकाला था ये आपको क्या निकालना है, बचत में निकालना है। चलो ठीक है, अगर हम इसको पहले सूत्र को बता देता हूँ आपको मैं, फिर एक आपके टेबल दी हुई है उसको पूरी कर लेते हैं बुक्स के अंदर। देखो हम निकालते हैं बचत की औसत प्रवृत्ति यानी एपीएस। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप औसत निकालो तो क्या करोगे, कुल बचत यानी कुल बचत को कुल आय से क्या दोगे, भाग दोगे, कुछ भी नहीं है। हमने जब एपीसी निकाला था तो भोग की प्रवृत्ति निकाली थी, तब हमने सी को वाई से भाग दिया था बस, यानी कुल भोग को आय से भाग दिया था तो बचत की औसत निकल गई, और कुल बचत को कुल आय से भाग दे रहे हैं तो बचत की औसत निकल गई। ये भोग की निकल गई औसत, ये बचत की निकल गई, ठीक है। अब सीमांत की बात करें बचत की, तो वही डेल्टा, क्योंकि परिवर्तन लगेगा सीमांत के लिए, एस और वाई बस, यानी आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकार भोग प्रवृत्ति में हमने क्या पढ़ा था सीमांत के अंदर, वही यहाँ पर वाई सी लगा दो बस, यानी आय में परिवर्तन से भोग में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत भोग प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन होता है उसको सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। कुल भोग को कुल आय से भाग देने पर औसत भोग प्रवृत्ति, और कुल बचत को कुल आय से भाग देने पर औसत बचत प्रवृत्ति। औसत और भोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति तो सेम ही है ना। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना, अगर आप आय जिसकी भोग की निकाल रहे हो तो भोग लगा दो ऊपर, बचत की निकाल रहे हो तो बचत ऊपर आ जाएगा, नीचे तो आय से ही भाग दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके आधार पर आपको एक टेबल दी गई है, वो कर लेते हैं अपने बुक्स के अंदर, बिल्कुल सिंपल सी है। आपको एक टेबल दे रखी है, आय दे रखा है आपको यहाँ 0 से लेकर 500 तक, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। फिर आपको दे रखा है उपभोग, भोग आपको दे रखा है भाई 100, 150, 100, 150 के बाद आपके है 200, के बाद आगे आपका आ जाएगा वो 50, 100 और 100, 200, 250, 300 और 350, 300 और आपको क्या क्या निकालना है, एक तो आपको एपीएस निकालना है। क्या निकालना है, एपीएस औसत प्रवृत्ति, एपीएस। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप कहोगे सर आप निकाल तो रहे हो बचत की प्रवृत्ति और जो टेबल है उसके अंदर दे रखा है उपभोग, क्योंकि जब हम औसत प्रवृत्ति निकालेंगे बचत की तो एस को वाई से भाग देना है, एस तो इसमें है नहीं, इसमें तो सी दे रखा है। एस को यानी कुल बचत को कुल आय से भाग देंगे तभी तो एपीएस निकलेगा, लेकिन यहाँ पर तो आपको कुल उपभोग दे रखा है, कुल बचत दे ही नहीं रखी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम बचत को निकालेंगे तो सूत्र क्या लग जाएगा, वाई माइनस सी, यानी क्या करो आप आय में से उपभोग को माइनस कर दो, आय में से उपभोग को माइनस कर दो। मैंने आपको एक बात कही थी कि जो शून्य उपभोग पर उपभोग होता है उसे क्या बोलते हैं, शून्य आय पर जो उपभोग होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग। लेकिन याद आ रही है ना आपको, ए से लिया था, जो शून्य आय पर उपभोग होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वायत्त उपभोग। तो देखो यहाँ पर
शून्य है शून्य है और भोग 100 है, इसका मतलब ये 100 तो भोग है। लेकिन वाई माइनस सी यानी आय में से घटाएंगे तो -100 आ गया, 100 में से 150 घटाएंगे तो -50, घटा के देख लेना 100 में से 150। अगर आप इसको शून्य भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो 100 तो भोग है। 100 में से 150 शून्य, 10 में से 150 बड़ा है ना, यानी माइनस का बड़ा है प्लस का छोटा है, तो माइनस के 50, 200 में से 200 गए शून्य, 300 में से 250 गए, ये बचत आ रही है आपकी 50, फिर 400 में से 300 गए 100 और 500 में से 350 गए 150। इसका मतलब इस सूत्र का यूज करेंगे वाई माइनस सी यानी आयम में से उपभोग को घटाएंगे, वो मेरे पास क्या बच जाएगी, बचत बच जाएगी। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब मैं सूत्र है एस बटा में वाई, एस बटा में वाई, इसको तो आप कुछ लो ही नहीं पहले को तो, क्योंकि ये तो सवाई तब हो गया। एस कौन है, ये रही बचत -50 बटा में वाई, इनकम कितनी है 100, तो इससे काट दें तो माइनस का तो आ ही आएगा इस बिंदु में, और 5 को 10 से भाग दिया तो 0.5, ठीक है, ये आपकी औसत आ गई। उसके बाद फिर शून्य है तो ऐसे ऊपर लिखेंगे ना, बचत है कुल ऊपर लिखेंगे, आय नीचे लिखेंगे, तो 200, शून्य को 2 से भाग दिया कितना आएगा शून्य, मैंने आपको पहले ही कहा था जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं फिर तो आता है अनंत, और जब किसी शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो जब किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं फिर तो आता है अनंत, और जब शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं फिर आता है शून्य। अब वही इसकी देख लो, उस प्रवृत्ति कितना है, एस कितना है 50, कुल आय कितनी है 300, शून्य शून्य कट गए, इसको हम 6 यानी 1 को 6 से भाग दे दो और लगा के शून्य लगा देंगे, 6 कम 6, फिर शून्य 36, यानी ये आ जाएगा 0.16, ठीक है। उसके बाद ये 100 है, ये 400 है, तो ऊपर लिखो 100 एस को, आय को नीचे लिखो 400, बिंदी से बिंदी काट दी, 1 को 4 से भाग दे दो, कोई लगा के शून्य, 4 दूनी 8, 500 को 20, 0.25 आ गया। उसके बाद ये 150 है, ये 500 है, तो इसको एक बिंदी से बिंदी को काट लेंगे हम, और ये 5 से कट जाएगा, ये 10 आ गया, ये 5 ये 15, इसको लगाएंगे तो आएगा 0.3, यानी इससे हम क्या निकाल दिए, औसत जो आपकी बचत प्रवृत्ति है उसको निकाल दिया, एपीएस को निकाल दिया। कुछ सिंपल सी तो है, आपको क्या करना है, बचत को आय से भाग ही तो दे रहे हैं हमने। देखो बचत ये थी, यानी बचत कैसे निकाली थी, हमने आय में से उपभोग को घटाकर बचत निकल गई, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको वाई बराबर क्या होता है, सी प्लस एस होता है। अगर आपको ऐसे निकालना है तो वाई माइनस सी। मैं आपको ये कह दूँ जी मेरे पास मेरी इनकम 100 रुपये है और 70 रुपये मैं भोग कर रहा हूँ, तो बताओ कितनी बचत है, तो 100 में से 70 घटा दो 30 बचत है। इसका मतलब भोग में से आय में से बचत, भोग को घटा देंगे तो बचत मिल जाएगी हमें, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, आय में से भोग को घटाकर बचत वाली टेबल निकाल लेंगे कॉलम, फिर बचत को सूत्र यूज करेंगे, कुल बचत ऊपर कुल आय नीचे, फिर कुल बचत ऊपर कुल आय नीचे, कुल बचत ऊपर कुल आय नीचे। इसका हल रखकर हम इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, तो आपके पास क्या आया 0.5, 0, 0.16, 0.25 और 0.3, ये आपके पास आ गई औसत भोग प्रवृत्ति। अब इसको ध्यान से देखो, आपकी औसत भोग प्रवृत्ति ये बढ़ती हुई मात्रा से है या नहीं ना, ये क्या होती है, बढ़ती हुई मात्रा से प्राप्त होती है। अब इसी टेबल के साथ इसको सीमांत भोग प्रवृत्ति और साथ में निकाल लेते हैं, ताकि दूसरी बार में टेबल ये न उतारनी पड़े। हम निकाल लेते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति, या तो औसत बचत थी, यहाँ पर सीमांत। सीमांत का सूत्र क्या था, डेल्टा एस बटा डेल्टा, यानी आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो आय में परिवर्तन कितना हुआ 100 का, बचत में परिवर्तन कितना हुआ था -50 का, तो हम क्या लिख लेंगे -50 बटे 100, यानी पहले का तो 0.5 ही आ जाएगा। पहले के हमने पॉइंट निकाल लिया, करेक्ट। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, परिवर्तन को ही तो लिखा है, क्या किया है, परिवर्तन को ही तो हमने लिखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देख लो कितना परिवर्तन हुआ 100 का, यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ -50 से शून्य आ गया, इसका मतलब 50 का, तो 50 बटे 100,
ये 0.5 0.5 है, या सीधे पॉइंट प्लस का 0.5 आ जाएगा। उसके बाद परिवर्तन कितने का हुआ? 100 का। बचत में कितने का हुआ? 50 का। तो वही 50/100 यानी 0.5। परिवर्तन कितने का हुआ? 100 का। यहाँ पर बचत में 50 का यानी 50/100 वही 0.5। उसके बाद कितने का? 100 का। कितने का परिवर्तन? 50 का यानी 50/100 यानी 0.5। इसका मतलब अलग काल में जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है और सीमांत बचत प्रवृत्ति है, दोनों क्या रहती है? बराबर रहती है, 0.5 ही रहती है। इस चीज़ को हमने उपभोग प्रवृत्ति में भी किया था और हम यहाँ भी कर रहे हैं। ये आपकी टेबल बुक वाली कंप्लीट हो गई अभी, बिल्कुल सिंपल सी टेबल थी। सिर्फ आपको सूत्र का पता होना चाहिए। तो जो औसत निकालते हैं तब तो कुल बचत में से कुल बचत को कुल आय से भाग देते हैं। अगर हमें सीमांत निकालनी है तो परिवर्तनशील बचत, जो बचत में परिवर्तन हुआ है उसको आय में जो परिवर्तन हो उससे भाग देते हैं, बस आपको सीमांत निकल जाएगी। जैसे हमने उपभोग का निकाला था वैसे ही आपको क्या निकालना है? बचत का। अब आगे हम इसके बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी टेबल कंप्लीट होगी, औसत की होगी। आप अब बता सकते हो जो सीमांत होती है वो क्या रहती है? काल में स्थिर रहती है। औसत क्या रहती है? बढ़ती हुई रहती है, ठीक है। और इसके अंदर देखो हमने बचत में क्या, उपभोग में क्या पढ़ा था, साथ साथ में ये भी पढ़ा करो भी, तुलना का पता चल जाता है आपको। इसके अंदर हमने पढ़ा था भी सीमांत स्थिर रही थी, लेकिन उपभोग थी वो सीमांत से क्या थी? औसत सीमांत से ज्यादा थी। याद आ रहा है क्या आपको? औसत सीमांत से ज्यादा थी, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर सीमांत ज्यादा है, देख लो, औसत कम है। ये बातें आपको मेन ध्यान रखना भी। वहाँ पर तो देख लो, आप हमने जो पिछली जो टेबल उसकी चर्चा कर लेता हूँ मैं थोड़ी, उसके अंदर आपको हम लिख ही लेते हैं ताकि तुलना आपको साथ साथ में समझा जाए। औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। औसत था वो मैं वैसे जल्दी लिख देता हूँ, 0.5 1 0.83, 0.5 1 0.83, और उसके बाद आपका था 0.73 और 0.7, 73 और था 0.5 0.5 0.5 0.5 और 0। ये तो था उपभोग का, ये है बचत की। अब देखो उपभोग के अंदर क्या है? ये तो स्थिर है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो क्या है? स्थिर है, 0.5 0.5 है सब में। लेकिन ये इसमें वो दोनों में सभी में बराबर बड़ी है, देख लो, इससे बड़ी है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इसमें देख लो ये तो बराबर है, लेकिन सीमांत सब प्रत्येक बिंदु में बड़ी है। उल्टा हो रहा है ना, यहाँ तो औसत उपभोग प्रवृत्ति थी वो बड़ा है, यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति बड़ी है, ठीक है। ये तो टेबल ही बता रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे ये टेबल में आया था इसलिए मैं बता चुका हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाए। चलो ठीक है, आगे हम कुछ इससे संबंधित फैक्ट की बात करते हैं। इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपके पास समीकरण थी y बराबर सी प्लस एस, वाई बराबर सी प्लस एस। ये आपके पास क्या थी? समीकरण थी, यानी y है वो उपभोग और बचत के क्या होती है? जोड़ के बराबर होती है, जोड़ के बराबर होती है। अब मैं यहाँ लिखूं दोनों भागों को y से विभाजित करने पर, विभाजित करने यानी दोनों भागों को अगर मैं y से भाग दे दूँ, उसको विभाजित कर दूँ, दोनों को भाग दे दूंगा, दोनों को विभाजित कर दूंगा, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, अब y बराबर सी प्लस एस है, ठीक है। तो दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? विभाजित कर देता हूँ। कैसे कर दूंगा विभाजित? इनको सबको y से भाग दे दूंगा, जितने भी मेरे पास मुद्दे हैं, जितने भी आंकड़े हैं वो सब में क्या दे दूंगा? भाग दे दूंगा, ठीक है। तो y को y से भाग दिया 1। अब देखो c को y से भाग दिया। अब मेरे को याद बताओ ध्यान से आप, c को y से भाग देने से क्या प्राप्त होता था हमें? याद? औसत उपभोग प्रवृत्ति प्राप्त होती थी या नहीं होती थी? याद आ रहा है कुछ आपको? कि औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाल रहे थे, जब कुल उपभोग को कुल आय से भाग ही तो दे रहे थे, तो इसका मतलब इसको भाग दिया तो मैं यहाँ लिख दूंगा APC प्लस। अब एस को वाई से भाग। अब ध्यान से देखो आप,
जब मैंने कुल बचत को कुल वाई से भाग दिया था तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा था? अभी हमने एक टेबल बनाई थी, क्या प्राप्त हो रहा था? औसत बचत प्रवृत्ति। याद आ रहा है क्या आपको? कुल भोग को कुल आय से भाग दिया था तो आपको एपीसी यानी औसत भोग प्रवृत्ति प्राप्त हो रही थी। जब कुल बचत को कुल आय से भाग दिया तो आपको एपीएस यानी कुल बचत प्रवृत्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसका मान एपीएस। अब ये आपकी एक समीकरण बन चुकी है, ध्यान से देखो इसको। इस समीकरण का अर्थ क्या है? इस समीकरण का अर्थ ये है कि जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है और औसत बचत प्रवृत्ति होती है, दोनों का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। ये बात याद, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति अगर दोनों को आप जोड़ दोगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए? एक के बराबर आना चाहिए। आपको ये समीकरण समझे ना? आप अगर दोनों का मान निकाल रहे हो ना तो दोनों का जैसे आपके ये बुक के अंदर दे भी रखा है, ठीक है। यानी आप दोनों का मान निकाल के देख लेना एक ही आंकड़ों से। आप जैसे एक औसत उपभोग प्रवृत्ति निकाल लेना, एक औसत बचत प्रवृत्ति निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, वो मान किसके बराबर आएगा? एक के बराबर आना चाहिए। बराबर आना चाहिए, एक के बराबर। तो वो आपका मान क्या होगा? सही होगा, यानी वो आंकड़े सही होंगे, आपका उत्तर सही होगा। तो ध्यान रखना, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति किसके बराबर होता है? एक के बराबर। ये ध्यान रखना। आप लिख सकते हो औसत उपभोग प्रवृत्ति व औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का योग इकाई यानी एक के बराबर होता है। एक के बराबर दोनों एक के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। ये आगे ना आपको समझ, ये तो आपका हो गया। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, अरे पूरा क्लियर नहीं करता, इसको आगे और कुछ कर लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं इन दोनों के संबंध की। देखो पहले तो हमने क्या की थी? औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों के संबंधों की बात हमने कंप्लीट की है। अब हम बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति की। देखो हमारे पास उत्तर क्या है? y बराबर सी प्लस एस है। y बराबर सी प्लस एस है। इसका मतलब जो सीमांत आती है वो आपको डेल्टा के रूप में बताती है, डेल्टा सी और डेल्टा एस। ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि दोनों भागों को डेल्टा वाई से विभाजित करने पर, दोनों भागों को डेल्टा वाई से विभाजित है या दोनों को भाग देने पर, तो हम भाग दे देते हैं। तो भाग दो डेल्टा वाई को डेल्टा वाई से भाग दे दिया, ये हमारे भाग है दो। इसको डेल्टा वाई से भाग दे दिया, इसको डेल्टा वाई से भाग, यानी जितने भी हमारे पास ये वाला भाग, ये दाएं और बाएं वाला भाग है ना, उन सभी को डेल्टा वाई से हम क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। ठीक है। अब देखो इधर इसको एक ही संख्या इसको काट दिया तो कितना बचा? एक बराबर। अब मेरे को ये बताओ कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई किसका सूत्र था? ये आय में परिवर्तन से उपभोग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते थे? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। याद आ रही है ना आपको? तो यहाँ मैं इसका मान ले लेता हूँ एमपीसी प्लस डेल्टा एस और डेल्टा वाई। डेल्टा वाई ये किसका सूत्र था? ये मैंने आपको बात की थी, आय में परिवर्तन से बचत में जो परिवर्तन होता है उसके बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। याद है ना आपको? इसको हम क्या बोलते थे? सीमांत बचत प्रवृत्ति। यानी इसका मैं लिख देता हूँ एमपीएस। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। दोनों का योग किसके बराबर होता है? एक के बराबर। अब यहाँ पर आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति दोनों का योग एक के बराबर होता है। अब आप निकाल सकते हो इसके आधार पर।
अब ये एक सूत्र है ना, इसके आधार पर नेक्स्ट सूत्र बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं आपको ये दे रखा हो तो APC ये पूछा हो तो ये प्लस का इधर जा क्या हो जाएगा माइनस, यानी एक में से APC घटा दो। अगर हम इकाई में से औसत बचत भोग प्रवृत्ति घटा देंगे तो औसत बचत प्रवृत्ति मिल जाएगी ना। यदि आपको ये दे रखा हो ये पूछा हो तो क्या करोगे, एक में से इसको घटा दो, बस यही तो होगा। जैसे मैं कह दूं आपका औसत जो बचत प्रवृत्ति है वो 0.7 है, तो बताओ औसत भोग प्रवृत्ति कितनी होगी। सिंपल है। वैसे हम क्या करेंगे, एक में से इसको घटा देंगे EPS को, क्योंकि दोनों का योग एक के बराबर होता है। एक का दे दिया तो एक में, जैसे मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ दो व्यक्तियों के पास 100 रुपये है, एक के पास 70 है, तो बताओ दूसरे के पास कितने होंगे, 100 में से 70 घटा देंगे तो दूसरे का आ जाएगा। ये तो है मैटर कि दोनों का योग एक है, तो एक में से ये घटा दो, यानी इसका कितना आ जाएगा, इसका 0.3 आ जाएगा। सिंपल सी बात। इसका मतलब इससे आप एक प्रकार से किसी प्रकार से हमसे पूछे आप आंसर दे सकते हो। मैं ये कहूँ MPC और MPS का मान होता है वो इकाई के बराबर होता है, एक के बराबर। क्या मतलब अगर आपसे MPS पूछे MPC देकर तो एक में से MPC घटा दो, जो दिया है वो घटा दो बस। अगर MPC दिया हो तो एक में घटाओगे तो MPS आ जाएगा, यानी बचत प्रवृत्ति आ जाएगी सीमांत। अगर आपको सीमांत बचत प्रवृत्ति दी है, सीमांत भोग प्रवृत्ति पूछी है, तो एक में से सीमांत बचत प्रवृत्ति घटा दो, आपको सीमांत भोग प्रवृत्ति आ जाएगी। कोई बड़ा है नहीं। बताओ ये बात समझे या नहीं समझे आप, या वो तो आपको मैटर जैसा दिया हो वैसा कर दो आप। वैसा आपको इस सूत्र को देगा, ये ध्यान रखना है भी औसत बचत और औसत भोग दोनों का योग एक के बराबर होता है। सीमांत भोग और सीमांत बचत दोनों का योग एक के बराबर होता है। ठीक है, उसके आधार पर जो भी आपको मान दिया आप कर सकते हो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको टेबल दे रखी है, वो टेबल हम कर ही चुके हैं सीमांत की, आपके बुक में अलग अलग दे रखी है। अभी हम एक ही बुक में सीमांत और औसत की टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अब आती है बात निवेश फलन की, और फलन की निवेश फलन। देखो हम भोग को भी कर चुके हैं, बचत को भी कर चुके हैं, अब आती है निवेश की। सबसे पहले बात करते हैं निवेश होता क्या है। निवेश क्या होता है, किसे कहते हैं निवेश को, निवेश का अर्थ क्या होता है। बार बार हम इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में तो यही तो चर्चा करते हैं, निवेश 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 होता क्या है निवेश। देखो निवेश क्या होता है, निवेश वो होता है कि जो पूंजीगत जो साधन होते हैं उन पर पैसा लगाना, किसके लिए, उत्पादन के लिए, यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए या नया उत्पादन करने के लिए। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कोई रूम बनाया, यदि मैं इसको अपने रहने के लिए काम में लेता हूँ, उत्पादन नहीं करता उसमें, फिर तो वो सिर्फ पूंजी है, निवेश नहीं है। ध्यान रखना, उसको मैं क्या कह सकता हूँ, पूंजी है, ये निवेश नहीं है, क्योंकि उसमें उत्पादन नहीं हो रहा, वो उत्पादन में कोई सहयोग नहीं कर रहा। यदि इसी रूम को मैं उत्पादन में लगा देता हूँ, उत्पादन में ये सहयोग करता है, इससे उत्पादन बढ़ता है, मेरा उत्पादन में वृद्धि होती है, तब वही रूम क्या बन जाता है, निवेश बन जाता है। देखो है तो एक ही चीज, उसी रूम के अंदर जब मैं खुद रहता हूँ कोई उत्पादन नहीं करता तो उसे तो सिर्फ पूंजी कहते हैं, लेकिन वो पूंजी जब ये उत्पादन में काम करनी शुरू कर देती है तब वो क्या कहलाता है, निवेश। इसका मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादन में वृद्धि या उत्पादन करने के लिए जो पैसा हम बाजार में लगाते हैं, वो पूंजीगत वस्तुओं को, चाहे मशीन खरीद रहे हैं, चाहे हम कोई बिल्डिंग डाल रहे हैं या भूमि ले रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का हम वस्तु पैसा लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं निवेश। ये है निवेश। एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ, या आप कोई रूम बना रहे हो या कोई और ऐसी कोई भूमि खरीद रहे हो, मान लेते हैं कोई भूमि खरीदी लेकिन वहाँ पर हम कोई उत्पादन नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ हमारी पूंजी है, निवेश नहीं है। लेकिन उस भूमि को जब हम उत्पादन में लगा देते हैं, यानी उत्पादन में इससे हमारी बढ़ोतरी होती है, या उत्पादन में उससे हमें सहायता मिलती है, उत्पादन में वो सहयोग करता है वो साधन, तब वो क्या कहलाता है, यानी पूंजी। वह पूंजीगत, मैं अब इसको बता देता हूँ एक सिंपल सी भाषा में, वह पूंजीगत वस्तुएं जो उत्पादन में सहयोग करे या उत्पादन के वृद्धि में सहयोग करे, उसे क्या बोलते हैं, निवेश। बात समझिए ना, वह पूंजीगत वस्तु उत्पादन की वृद्धि में या उत्पादन में सहयोग करे, उसे क्या बोलते हैं, हम निवेश कहते हैं।
ये निवेश का अर्थ। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, निवेश के प्रकार पढ़ते हैं हम, कुछ सिंपल से ही है। बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं होती है जैसे समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, उन सभी में निवेश के प्रकार भी अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। तो पहला हम निवेश की प्रकार की बात करें, क्योंकि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं होती है, समाज किसी राज्य ने समाजवाद अपना रखा है, किसी पूंजीवाद, यानी अलग अलग, तो निवेश भी अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम सार्वजनिक निवेश की बात कर रहे हैं हम सार्वजनिक निवेश। देखो सार्वजनिक निवेश क्या होता है, सार्वजनिक निवेश वह होता है जो सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के, ये किसके लिए करती है, जनता के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए। सरकार तो इसलिए निवेश करती है ना, सरकार भी जैसे कोई पुल बना रही है ना, सड़कें बना रही है, कोई उद्योग धंधा स्थापित कर रही है, तो ये आप कह सकते हो पुल बनाना, ठीक है, कोई मतलब और भी कह सकते हो, जैसे कोई सड़कें बनाना, यानी ये सब क्या है, ये सार्वजनिक निवेश है। क्या है, सार्वजनिक निवेश। और ये जनता का हित को देखा जाता है, जनता के कल्याण को देख कर ही क्या किया जाता है, ये निवेश किया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि देश की आधारभूत संरचना, देश की आधारभूत संरचना मजबूत हो सके, आधारभूत संरचना मजबूत हो सके। ये आधारभूत संरचना क्या होती है, आधारभूत संरचना वो होती है जो एक देश के विकास के लिए आवश्यक होती है, एक देश के विकास के लिए जो आवश्यक होती है, ये आधारभूत ही है संरचना, पुल, सड़कें, सिंचाई की व्यवस्था, नहरें बनाना, ठीक है, ये ऐसा काम करती है सरकार, उसे बोलते हैं हम सार्वजनिक निवेश। सड़क पर पैसा लगा रही है सरकार, ये सार्वजनिक निवेश है। सार्वजनिक यानी कोई निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सभी का अधिकार है, कोई निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि इस पर क्या है, सभी का अधिकार है। सभी उस वस्तु का, उस जो सरकार ने निर्माण किया उसका उपयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव। लेकिन बात करें हम निजी निवेश, समाज, आपको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश अधिक होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निवेश अधिक होता है, सार्वजनिक निवेश अधिक होता है, ठीक है। दूसरा आता है निजी निवेश। अब निजी निवेश क्या होता है, निजी निवेश के बारे में सब जानते हैं। क्या होता है अभी निजी निवेश, निजी निवेश होता है जो एक निजी व्यक्ति के द्वारा, एक निजी व्यक्ति के द्वारा निवेश किया जाता है, या अपने लाभ के लिए निवेश किया जाता है, लाभ के लिए निवेश निवेश किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो जनता के कल्याण की यानी सर्वहित की बात होती थी, सार्वजनिक है, यहाँ पर निजी है, यानी एक ही जिस व्यक्ति निवेश करे सिर्फ उसी का अधिकार है, सभी का अधिकार नहीं है, ठीक है। निजी निवेश होता है जो निजी व्यक्ति से, आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, जनता कल्याण के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप तो अपने आर्थिक लाभ के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, पैसा निवेश कर रहे हो। इसका मतलब जो लाभ के लिए पैसा होता है, निवेश के लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, निजी निवेश। यहाँ पर तो करती है सरकार, और यहाँ पर कौन करता है, व्यक्ति, निजी व्यक्ति। ये मैंने बता दिया आपको, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, और निजी व्यक्ति लगाता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादा पैसा निवेश करता है वो निजी व्यक्ति करता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो ज़्यादा निवेश किया जाता है वो कौन करता है, सरकार करती है, ठीक है। समाजवादी में सरकार करती है, जो ज़्यादा निवेश होता है वो सार्वजनिक निवेश होता है, सभी के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति का उसमें एकाधिकार नहीं होता, सभी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका अधिकार होता है। निजी निवेश के अंदर सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है जो व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका वगैरह में दिख पाया जाता है, वहाँ पर निजी व्यक्तियों को अधिकार होता है, निजी व्यक्ति उसका निवेश कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके निवेश के कुछ प्रकार। उसके बाद हम प्रेरित निवेश, स्वायत्त निवेश के बारे में चर्चा करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो यहाँ तक आपको इतना इसके बारे में पढ़ लेना, बिल्कुल सिंपल है। भोग फलन, निवेश फलन, बचत फलन, क्योंकि भोग होगा आय में घट जाएगा, वो बचत होगी, और बचत होगा तभी तो निवेश होगा ना। हम बाजार में पैसा इन्वेस्ट कब करेंगे, जब पहले बचत तो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो सब एक जैसे है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ एक दो स्निक करनी है, और वो भी बिल्कुल सिंपल स्निक करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं।
तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब निवेश के कुछ और भी प्रकार है, एक स्वायत्त निवेश होता है और एक प्रेरित निवेश होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। जिस पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।